नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कुमार स्वागत करता हूं आपको सरकारी अध्ययन में। बिहार पुलिस परीक्षा सिपाही भर्ती 2025 जो 19,838 पोस्ट पे जो वैकेंसी आई है, उसी का हम आज सेट नंबर 4 देखेंगे। जो खान ग्लोबल स्टडी खान सर का जो बुक है, उसी का हम सेट नंबर 4 देखेंगे। यदि आप इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए, मेरे चैनल पर अवेलेबल हो चुका है। अब बहुत ही जल्दी हम पूरा सेट करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद हमें और भी बुक है जो उसका सेट चालू करवाना है, तो इसीलिए आप चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक आपका मतलब वो एग्ज़ाम होता है बिहार पुलिस का, तब तक हम आपको 20 से 25 बुक का सेट हम करवा दिए रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। ये पहला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? ठीक है, तो ये अंतिम मौर्य शासक हो जाएगा बृहदत्त। बृहदत्त को मार के पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या कर मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। शुंगों की यहाँ पे देखेंगे, शुंगों को भारद्वाज वंश को ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, शुंगों को भारद्वाज वंश का ब्राह्मण कहा जाता है। कौन सा ब्राह्मण? भारद्वाज वंश का ब्राह्मण। शुंग शासक देवहूति की हत्या वासुदेव ने की। देखिए, शुंग जो है पुष्यमित्र ब्रह्मदत्त को मार के बने थे और शुंग वंश का स्थापना किया था। और शुंग वंश के अंतिम शासक थे देवभूति, उसको मार दिया वासुदेव ने और कान्व वंश का स्थापना किया। इसको मार के कौन सा वंश का स्थापना किया? कान्व। यहाँ पे लिखा गया है ना कान्व वंश, यहाँ पे देख लीजिए। वासुदेव ने देवभूति को मार के कान्व वंश की स्थापना की। माना जाता है कि वासुदेव भी ब्राह्मण था। ठीक है, अब एक ब्राह्मण दूसरा ब्राह्मण को मार के क्या किया? सत्ता को कब्जा लिया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो पुस्तक हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम जो है इसने लिखी थी। अब गुलबदन बेगम के बारे में देख लीजिए। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। गुलबदन बेगम ने अकबर के कहने पर हुमायूंनामा की रचना की। किसके कहने पे? अकबर के कहने पे। ठीक है, इस पुस्तक के 2 भाग हैं। पहले भाग में बाबर का इतिहास एवं दूसरे भाग में हुमायूं के बारे में जानकारी लिखी गई है। आगे देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? तो इसके आंसर हो जाएंगे भद्रबाहु के साथ ही चले गए। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, जैन साधु भद्रबाहु का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य बना है। इसकी जानकारी श्रवण बेलगोला के शिलालेख में मिलती है तथा कर्नाटक राज्य में श्रवण बेलगोला व चंद्रगिरी दोनों स्थित है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में क्या है? श्रवण बेलगोला और चंद्रगिरी पर्वत, ये दोनों पर्वत है, ये दोनों कर्नाटक राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा? ठीक है, तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी जी। ठीक है, ये हो जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। लिखा गया है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा रॉलेट एक्ट में 1919 में लागू किया गया, जिसमें प्रावधान था कि किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है तथा इसी की कानून के विरोध में पंजाब में स्थित जलियांवाला बाग में सभा हुई, जिस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी तथा इसी कानून को महात्मा गांधी ने काले कानून की संज्ञा दी। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। अगला देखिए, इसका मतलब ऑप्शन मतलब यहाँ पे हम देख लेते हैं, डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया क्या है कि व्याख्या है कि भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की, जो एक हिंदू सुधार आंदोलन था। ये आर्य समाज की स्थापना क्या था? हिंदू सुधार आंदोलन से संबंधित है। अगला देख लीजिए, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल बोलेंगे तो इसमें 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। भारत का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय। 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, तीनों क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो देखिए, भारत का पहला गवर्नर जनरल तो बन जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। भारत का नहीं, ये हो जाएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, यहाँ पे देख लेते क्या है, यहाँ पे ऑप्शन क्या है। भारत का पहला गवर्नर जनरल ये वारेन हेस्टिंग्स नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ये वही तो सोच रहे थे, यहाँ पे ऑप्शन डी दिया हुआ है।
तो यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे जो 1833 में बने थे। 1833 में ये जो है उससे पहले बने थे, लेकिन 1833 के एक्ट में ये प्रावधान किया गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो क्या हो जाएगा, पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। वही बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बात करें तो प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, ये वारन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। यहाँ पे तो ऑप्शन डी होगा क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल पूछा है। इसी के साथ आप याद करेंगे क्या कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो ये थे लॉर्ड कैनिन। कौन थे, लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन के बारे में आप याद रखेंगे, भारत के प्रथम वायसराय थे। आगे देखिए इसका एक्सप्लेन देख लीजिए। ब्रिटिश काल ने चार्टर एक्ट 1833 जो हमने बताया है के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग इस तरह से बन गए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। ये देखिए खानका मुजीबिया, ये जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य की राजधानी पटना में सूफी सर्किट का एक भाग खानका मुजीबिया स्थित है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोला दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो मोती मस्जिद का निर्माण जो है मुगल बादशाह का अंतिम मतलब ये मोती मस्जिद का निर्माण तो ये इसने करवाया था। हीरा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह करवाया था। ठीक है, तो औरंगजेब देखिए यहाँ पे औरंगजेब जो मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्र थे वो ये मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। वही हीरा महल मतलब हीरा महल के बारे में बात करें तो ये बहादुर शाह द्वितीय ने करवाया था। ठीक है, जो अंतिम मुगल बादशाह था। आगे देखिए यहाँ पे कि मुगल शासक औरंगजेब ने लाल किला के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया जो सफ़ेद संगमरमर से निर्मित मस्जिद हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा कि भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया। अब ये कौन स्थान है, ये तो बहुत अच्छा है, अहमदाबाद से दांडी हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से देखिए बोला है कि महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा से की है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है। तो खरीफ का कौन सा फसल है, ये है ज्वार और बाजरा। ज्वार बाजरा को पशुओं के चारे के रूप में लिया जाता है। आगे देखिए लिखा हुआ है खरीफ की फसल ज्वार व बाजरा पशुओं के चारे के मतलब उपयोग में ली जाती है। बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, मूंग, तिल आदि खरीफ फसल है। क्या क्या, ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, मूंग, तिल, ये सब खरीफ फसल है। वही रबी फसल के बारे में बात करें तो गेहूँ हो जाएगा रबी फसल। गेहूँ के साथ उगने वाले जितने भी सारे फसल आप याद करेंगे ना तो वो सब क्या हो जाएंगे, रबी फसल। दूसरा इसका हिंट ये है कि यदि मार्च अप्रैल में जो भी फसल करते हैं सब रबी फसल ही होते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अरहर हो जाएगा इसमें, ये सब क्या है, रबी फसल है। आगे देखिए यहाँ पे भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ चले थे, थाने के बीच चले थे। यहाँ पे ये इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे बोला कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से थाने के मध्य चलाया गया था। और इस रेलगाड़ी मतलब यहाँ पे आगे देखिए ये रेलगाड़ी कितने किलोमीटर तक चले थे, 34 किलोमीटर तक चले थे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए वह राज्य युग जहाँ कटीले वन तथा झाड़ियाँ पाई जाती है वह क्या है, तो वो है आपका क्या, गुजरात राजस्थान। यहाँ पे कटीले वन और झाड़ियाँ पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है गुजरात के कुछ एरिया जैसे बात करें कच्छ का रण, ठीक है, और वही राजस्थान के बहुत सारे एरिया जैसे जैसलमेर सब हो गया, ये सब क्या है, ये सब रेगिस्तान का भाग है और यहाँ पे क्या होता है कटीले झाड़ी सब पाए जाते हैं। भारत के राजस्थान और गुजरात राज्य में कटीले वन और झाड़ी पाए जाते हैं। ठीक है, आपको बता ही दिए इसके बारे में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से कौन सा लौह इस्पात कारखाना समुद्र पर स्थित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा विशाखापट्टनम। ठीक है, अगला देखिए व्याख्या यहाँ पे दिया गया क्या है, व्याख्या के बारे में देखिए तो यहाँ पे लिखा गया भारत का प्रथम तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे प्राचीन एवं बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। पहले सूती वस्त्र मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में की गई, लेकिन ध्यान रखें कि पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल का स्थापना 1854 ईस्वी में की गई। ठीक है, 1854 ईस्वी किसके समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में।
14वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत सरकार के सहकारी दूध उत्पादक आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुए थे गुजरात से। और ये मतलब ये कौन सा मतलब कंपनी ने शुरू किया था? यही अमूल कंपनी जो है यही शुरू किए थे। अगला देखिए यहाँ पे लिखा गया, भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन 14 दिसंबर 1946 ईस्वी को गुजरात में हुआ। यह आंदोलन मतलब आनंद सरकारी दूध उत्पादक संघ द्वारा किया गया था। और यही आनंद सरकार सहकारी दूध उत्पादक किसके साथ मर्ज हो गया? अमूल के साथ मर्ज हो गया। हालांकि आज के डेट में देखेंगे तो अमूल ही है वो जो सबसे पहले शुरू हुआ था। देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पे हो जाएगा नर्मदा नदी पे। ठीक है, और नर्मदा नदी किस मतलब क्या बनाता है? डेल्टा नहीं बनाता है, एस्चुरी बनाता है। ये भी आप याद रखिएगा। इसके साथ ये भी याद रखिएगा, नर्मदा नदी जो है वो अरब सागर में जाके गिरती है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के नर्मदा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितना है? 138 मीटर, नींव सहित 163 मीटर बात करें तो हो जाएगा। लंबाई इसका बात करें तो 1210 मीटर हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा इस योजना का विरोध किया गया था। ठीक है, और ये इसको विरोध कौन किए थे? नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन थी? ये थी मेधा पाटेकर। ठीक है, मेधा पाटेकर के बारे में याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में से कौन राज्य शामिल नहीं है? इसमें आपको कौन शामिल नहीं है? इसमें हिमाचल प्रदेश शामिल नहीं है। हिमाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्य नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के पास में लद्दाख के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको ये याद रहना चाहिए। आगे देखिए, पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में हिमाचल प्रदेश शामिल नहीं है। 7 बहनें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा शामिल है। इसमें कभी कभी सिक्किम दे देता है। ठीक है, सिक्किम तो पूर्वोत्तर राज्य है लेकिन 7 बहनों में शामिल नहीं है। 7+1 सिस्टर कहा जाता है उसको। सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सार्क का सबसे बड़ा देश बोलेंगे तो वो भारत है। अब देखिए कुछ सार्क के बारे में देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। सार्क का पूर्ण रूप दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। सार्क में 8 देश शामिल हैं, जिनमें से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। भारत इस संघ का सबसे बड़ा देश है। भारत क्या है? इस संघ का सबसे बड़ा देश भारत है। आगे देखिए, भारतीय संविधान 22 भाषाओं में आधिकारिक भाषा दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है। कौन सा भाषा शामिल नहीं है? यहाँ पे देखिएगा तो भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है। ये मणिपुरी, मैथिली और बोडो ये सब शामिल है। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान के 22 भाषाओं में आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें भोजपुरी भाषा शामिल नहीं है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे 19वां नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 19वां नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्या लिखा गया? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति क्या करता है? भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। भारत के प्रधानमंत्री क्या मतलब हम लोग स्वयं चुनते हैं? नहीं, हम लोग लोकसभा के रूप में चुनते हैं। और भारत के प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? जो लोकसभा के सबसे वरिष्ठ नेता होते हैं और सबसे मतलब जो मेजोरिटी पार्टी होते हैं उसके मतलब प्रधानमंत्री बनते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे व्याख्या क्या दिया गया? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है तथा प्रधानमंत्री से सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद का गठन करता है। ठीक है, आगे देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 20वां नंबर क्वेश्चन बोला, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितना है? तो यहाँ पे कुल संख्या कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएंगे। अगला देखिए, यहाँ पे लिखा क्या गया है? लिखा गया है भारतीय संविधान, एक मिनट, यहाँ पे लिखा गया भारतीय संविधान जब लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था, उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन क्या है? बोला, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? तो यहाँ पे अनुच्छेद 246 का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए व्याख्या यहाँ पे देख लीजिए। भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन 2016 करके जीएसटी को अनुच्छेद 246 ए में डाला गया है तथा जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुई है। 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 22वां नंबर क्वेश्चन बोला, उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा के रूप में राज्य वस्तु और सेवा कर को छोड़कर सभी सबसे अधिक राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी इसका आंसर देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा बी, राज्य उत्पाद शुल्क। ठीक है, आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो बोल रहा है क्या? उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य उत्पाद शुल्क से वित्तीय वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त किया है।
आगे देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। बोला कि 2018-19 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन रहे हैं? तो ये कौन हो जाएगा? HL दत्तू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? HL दत्तू हो जाएगा। देखिए आगे इसका देखिए यहाँ पे लिखा है, मानव के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष जस्टिस रंगनाथ मिश्रा थे। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि और उन यहाँ पे 29 फरवरी 2016 को दिसंबर 2020 तक HL दत्तू अध्यक्ष हैं। 2020 तक ये HL दत्तू है, परंतु वर्तमान में अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा है। देखिए वर्तमान में बात करेंगे ना तो न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा है। ठीक है, और HL दत्तू क्या हो जाएगा? 2020 तक ही थे। आगे देखिए यहाँ पे आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। आंतरिक सुरक्षा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। आगे देख लीजिए, गृह मंत्रालय के अधीन आंतरिक सुरक्षा विभाग होता है तथा वर्तमान में देखिए यहाँ पे वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। आंतरिक सुरक्षा से तात्पर्य देश की सीमा के भीतर देश की सुरक्षा करें। ठीक है, और इसके लिए CISF मतलब जो आपको CRPF, CISF और मतलब SSB, ITBP ये सब जो फोर्स है, ये सब आपको फोर्स बनाया गया है, जिसको सेंट्रल मतलब आर्म पुलिस फोर्स बोलते हैं, CAPA बोलते हैं। ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं गृह मंत्रालय के अंदर। वही रक्षा विभाग किसके अंदर आते हैं? तो रक्षा विभाग आते हैं रक्षा मंत्री के अंतर्गत, जो राजनाथ सिंह है। ठीक है, ये दोनों में आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के भाषा संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये दिया गया अनुच्छेद मतलब यहाँ के 348 में। ठीक है, इसमें दिया गया अनुच्छेद, यहाँ पे मतलब ऑप्शन C हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया, भारत में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधित निर्देश मतलब अनुच्छेद 248 में दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 26वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय IT अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2008 हो जाएगा। इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया है? विश्लेषण क्या दिया? भारतीय सुरक्षा तकनीक कानून 2000 जो 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ, जिसमें 13 अध्यायों में 94 धाराएं थी। इसमें 27 अक्टूबर 2008 को संशोधन किया गया तथा फिर से 5 फरवरी 2009 को संशोधन किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये? बोला मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा 4 वर्षों का। क्या हो जाएगा? 4 वर्षों का। अब इसका विश्लेषण देख लीजिए। विशेषज्ञों का कार्य मानवाधिकार संधि को लागू करवाने में निगरानी करना है। इनका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। कितना वर्षों का? 4 वर्षों का। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो यहाँ पे इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा C आंसर। क्या हो जाएगा? C आंसर हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसका देख लीजिए, कुछ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ पे लिखा क्या है? भारतीय संविधान के भाग 3 में 6 प्रकार के अधिकार है, जिनमें से एक शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23-24 का भी है। ठीक है, आगे देखिए 29 का देख लीजिए। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम PHRA कब लागू हुआ था? तो PHRA लागू हुआ था 1993 में। ठीक है, मानव अधिकार संरक्षण PHRA कब लागू हुआ था? 1993 में लागू हुआ था। अब देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। भारत में 28 सितंबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, जिनमें कुल 8 अध्याय में 43 धाराएं हैं। आगे देखिए 30वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 30वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ बोला कि वर्ष 2018 में केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह डैश तक कर दिया गया। ठीक है, 2018 में जो केंद्रीय बजट मतलब आए, उसमें राष्ट्रपति का वेतन कितना कर दिया गया? वहाँ पर कर दिया गया 5 लाख रुपया। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति को अभी वर्तमान में कितना मिलता है? प्रत्येक महीना 5 लाख रुपया मिलता है दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पे ऑप्शन D का विश्लेषण दिया गया। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों का प्रावधान है। ठीक है, इस तरह से आपको दूसरी अनुसूची क्लियर हो गया कि वेतन भत्तों का प्रावधान है। और केंद्रीय बजट 2018 में वेतन का निर्धारण हुआ है, जिसमें राष्ट्रपति को 5 लाख, उपराष्ट्रपति को 4 लाख, राज्यपाल को 3.5 लाख और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 एवं अन्य न्यायाधीश को 2.5 लाख रुपया दिया जाता है। इस तरह से आप याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे क्या है कि उच्च न्यायालय, देखिए यहाँ पे देखेंगे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बात करें तो 2 लाख मतलब 50,000 रुपये दिया जाता है। अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 रुपये दिया जाता है प्रति माह।
आगे देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। 31 नंबर क्वेश्चन है चकबंदी से आपका क्या तात्पर्य अभिप्राय है या तात्पर्य है। तो यहाँ पे भूमि का एकीकरण जो होता है ना उसी को चकबंदी बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए का विश्लेषण देख लीजिए। चकबंदी भूमि का एकीकरण से संबंधित है। इसका अर्थ है कि किसान अपना भूमि को एक जगह कर सकता है। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन बोला भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है। तो दोहरे मॉडल जीएसटी को किस देश से चुना है, कनाडा से चुना है। अगला देखिए यहाँ पे इसका विश्लेषण देखिए। भारत में जीएसटी का मॉडल कनाडा देश से चुना गया है तथा भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन करके जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया गया। और विश्व में सबसे पहला देश कौन है जो जीएसटी लागू किया था, वो है फ्रांस। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। हमारा जीएसटी मॉडल तो कनाडा से लिया गया है, लेकिन जीएसटी विश्व में सबसे पहले कौन लाया था, तो फ्रांस लाए थे। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा विकल्प बी सही हो जाएगा। देश की सरकार एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया यहाँ पे। ठीक है, सब्सिडी से तात्पर्य है कि किसी को सरकार द्वारा ली जाने वाली आर्थिक सहायता है जो धन या कर कटौती किसी भी माध्यम से प्रदान की जा सकती है तथा हर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापना को बढ़ावा देते हैं जो आर्थिक सहायता के तौर पे उद्योग को धन प्रदान करती है। अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन बोला भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है। तो भारत में स्वतंत्रता के बाद 4 बार नोटबंदी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है कि भारत में अगस्त 2023 तक 2 बार नोटबंदी हुई है। ठीक है, पहली बार मोरारजी देसाई सरकार 1978 में की थी तथा दूसरी बार मोदी सरकार मतलब यहाँ पे बोला कि 8 नवंबर 2016 को, ठीक है, कि परंतु पूर्णतः नोटबंदी ना करके मई 2023 में आरबीआई ने 2000 के नोट को बंद कर दिया। इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 बार नोटबंदी यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया है। तो जीएसटी किसने लागू किया है, यहाँ पे हो जाएगा दुनिया में सर्वप्रथम। ये तो आपको बता ही थे, यहाँ पे फ्रांस हो जाएगा। दुनिया में सर्वप्रथम फ्रांस देश है जो 1954 में जीएसटी लागू की, लेकिन भारत ने 1 जुलाई 2017 को 101वां संशोधन करके जीएसटी लागू की और भारत में सर्वप्रथम असम राज्य ने लागू किया है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में वो राज्य कौन सा है जो सबसे पहले जीएसटी लागू किया, तो वो हो जाएगा असम। 36 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, रबी फसल का उदाहरण पूछ रहा है। तो रबी फसल का देखिए गेहूँ हो जाएगा, जौ हो जाएगा, ये मतलब यहाँ पे सरसों ये भी हो जाएंगे, लेकिन ये कोहड़ा ये रबी फसल का उदाहरण नहीं है। ये क्या हो जाएगा, जायद फसल का उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे जाएगा सही। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि रबी फसलें सर्दियों में बोई जाती है जिसमें चना गेहूं सरसों जौ आदि आते हैं, परंतु कोहरा खरीफ फसल है। खरीफ के साथ में यदि जायद फसल है तो यहाँ पे भी ये भी सही होगा। ठीक है, आगे देखिए जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित करके वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे किया जाता है HSN कोड का, ये आप याद रखिएगा, HSN कोड का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए भारत में 101वां संविधान संशोधन 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई जिसमें सामानों को टैक्स के लिए वर्गीकृत करने के लिए HSN कोड का प्रयोग किया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बोला इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज की किस्म है जिसका भारत के हरित क्रांति में योगदान था। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लोरमा रोजो। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1965 से 68 में हुई जिसमें लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम को जाता है तथा जनक इसके MS स्वामीनाथन को माना जाता है, जबकि हरित क्रांति के प्रथम प्रवर्तक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। इस क्रांति में लार्मा रोजो नाम के गेहूं की किस्म उच्च पैदावार हुई है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2-3 पॉइंट याद करना है। यदि विश्व का बात करें मतलब हरित क्रांति के जनक विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा, ये हो जाएगा।
भारत में बात करें तो एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। ठीक है, और इस मतलब जो हरित क्रांति लाया गया उसके तहत कौन सा गेहूं का किस्म लाया गया, तो ये लारवा रोजो, ये भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 39 नंबर क्वेश्चन का देखें तो वो बोला वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत ने रेल मतलब यहाँ पे बोला रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया। तो ये थे दोस्तों, ये 2016 का मतलब ये वर्ष था। ठीक है, बोला केंद्रीय बजट रेल बजट को 1924 में अलग अलग प्रस्तुत किया जा रहा था, परंतु 2016 में आम बजट में ही रेल बजट को शामिल किया गया और केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु थे इस समय में। आगे देखिए 40 नंबर देखिए, यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलाहाबाद बैंक हो जाएगा जो सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। आगे देखिए भारत में अप्रैल 1965 में इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई, जो भारत का सबसे प्राचीन बैंक है, जबकि बैंकों के बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है, जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ था। इसका मतलब स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1965 को हुआ था, यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पे हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी नॉर्डहॉस और पॉल एम रोमर को दिया गया था। ये दोनों डैश थे, ये दोनों डैश कहाँ के निवासी थे, तो ये दोनों थे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए अमेरिका के निवासी थे। इसका देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। नोबेल पुरस्कार 5 श्रेणियों में रसायन विज्ञान, शांति, भौतिक साहित्य व शरीर चिकित्सा में प्रदान किया जाता है। जिन्होंने मानव जाति के उत्थान हेतु सर्वप्रथम कार्य किया है, यह पुरस्कार किसी व्यक्ति या संगठन को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका देख लिए। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर में बोला निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, कब, तो यहाँ पे देखिए 27 जुलाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा आपका 27 जुलाई, यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी, परंतु इसका मतलब 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ केंद्रीय पुलिस मतलब रिजर्व पुलिस बल के रूप में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापना की गई। तो यानी कि इसका बात करें तो इसका मतलब स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा, 27 जुलाई को मनाया जाएगा। अब पहले इसको क्या बोला था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस बोला जाता था इसको। ठीक है, आगे देखिए इसका, इसीलिए 27 जुलाई को सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है। सीआरपीएफ का आंतरिक सुरक्षा बल है। ठीक है, सीआरपीएफ क्या है, एक आंतरिक सुरक्षा बल है, और जो किसके अधीन आता है, किस मंत्रालय का अधीन आता है, तो ये गृह मंत्रालय का अधीन आते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, जो प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे व्याख्या देख लीजिए इसका, भारत के प्रथम वो मतलब सर्वाधिक समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक एक पुस्तक 1944 में लिखी। ठीक है, 44 नंबर देखिए, यहाँ पे बोला किसने वाल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध दूत मतलब प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप एक वाल्मिंगटन नाम के एक शहर थे जिसको क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया इस मतलब जगह को। तो ये हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पे अब देखिए इसका व्याख्या देख लीजिए क्या लिखा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विलियमिंगटन शहर कैरोलिना यूएसए में है को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित की है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था। कब हुआ था, 1914 से 1918 तक। आगे देख लीजिए इसका, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। अमेरिका के द्वारा पत्रकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार वर्ष 1917 में शुरू किया गया। यह पुरस्कार गोविंद बिहारी लाल को वर्ष 1937 में मिला, जो पहले भारतीय हैं। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन पे आगे 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है। तो ये हो जाएगा काला पानी। आपको ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। काला पानी कहाँ पे है, उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, भारत के जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके वर्ष 2019 में नया राजनीतिक नक्शा जारी किया गया है, जिससे काला पानी लिम्पा युद्धधुरा लिपू लेक को भारत का हिस्सा दर्शाया गया है, परंतु नेपाल इन क्षेत्रों को अपना बताता है। ठीक है, और ये काला पानी कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो ये
उत्तराखंड में है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोंगसू या लोंगसांग त्यौहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है? ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपको सिक्किम। आगे देखिए इसका व्याख्या देख लीजिए। बोला है यहाँ पे कुछ त्यौहार है और उसके कुछ राज्य है। देखिए जैसे हरियाणा में लोहरी त्यौहार मनाया जाता है, सिक्किम में लोंगसू त्यौहार मनाया जाता है, केरल में ओंगल ओनम और पंजाब में बैसाखी। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन देखिए। 48 नंबर क्वेश्चन फिजिक्स का है। 1 जूल बराबर कितना होता है? तो 1 जूल बराबर देखिए, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन, मतलब यहाँ पे न्यूटन, देखिए एक इसका आंसर ही देख लेते हैं। हाँ वही 1 न्यूटन मीटर होता है। तो यहाँ पे बोला है कि 1 जूल का कार्य एक ऊर्जा का मात्रक है 1 न्यूटन मीटर, यहाँ पे होता है इसका आंसर। ठीक है, 1 जूल के बराबर ये होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर। यहाँ पे 49 नंबर देखिए, यहाँ पे बोला है क्या, 49 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पे लिखा क्या है कि गैलीलियो किस यंत्र की खोज की थी? तो गैलीलियो टेलीस्कोप की खोज किए थे। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने, घड़ी का आविष्कार पीटर हेनले ने, भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। ठीक है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? पीटर हेनले ने किया था। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के उत्पादन मतलब विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे किस समस्थानिक हो जाएगा? यूरेनियम 235 हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए समस्थानिक यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। जब यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन का प्रहार किया जाता है, इस क्रिया में अत्यधिक ऊर्जा उत्पादन होते हैं। ठीक है, आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किलोवाट ऊर्जा का मात्रक नहीं है। यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि किसी वस्तु के कार्य की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, न्यूटन मीटर और किलोवाट घंटा, ये तीनों ऊर्जा का मात्रक होता है। जबकि किलोवाट शक्ति के बारे में बोले तो ये इकाई है। किलोवाट क्या है? शक्ति का इकाई है। ठीक है, आगे देखिए एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। ये किस दर्पण में होगा? तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। इसका देख लीजिए, इसका देखिए कि बोला कि जिस दर्पण का परावर्तक तल बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है, ठीक है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा, अत्यधिक छोटा। इसका उपयोग मोटर गाड़ियों के पीछे वस्तुओं देखने में किया जाता है। चलिए उत्तल दर्पण को आप दिखा देते हैं। उत्तल दर्पण फिगर कैसा बनता है? तो उत्तल दर्पण ऐसा फिगर बनता है दोस्तों, इस तरह से जो फिगर बनता है ना, ये उत्तल दर्पण का फिगर है। ये मतलब कहाँ पे होता है? ये वस्तु को बड़ा मतलब ये छोटा करके दिखाता है, बहुत दूर तक वस्तु को दिखा पाता है ये उत्तल दर्पण। ठीक है, आगे देखिए गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है। यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आयतन यहाँ पे मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयतन वही रहेगा। क्या होगा? आयतन वही रहेगा, आयतन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कि क्या है, यदि किसी गिलास में पानी पर बर्फ तैर रही है, बर्फ पिघलने पर आयतन वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। पिघलने के बाद भी बर्फ का पानी वही आयतन घेरेगा जो पहले ठोस बर्फ से घेर रखा था। आगे देखिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए। 54 नंबर क्वेश्चन बोला पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होगा? वेग से अधिक हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे इसका व्याख्या देख लीजिए। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंकने पर वह पिंड पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए और वापस पृथ्वी पर न आ सके, तो मतलब यहाँ पे बोलता है तो पिंड के इस वेग को पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। चंद्रमा पर इसका मान पलायन वेग का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 2.38 मीटर पर सेकेंड। अर्थात पृथ्वी पर पलायन वेग का चंद्रमा पर पलायन वेग से अधिक है। यानी कि कोई भी वस्तु का आप ऊपर फेंकते हैं, यदि आप 11.2 किलोमीटर से अधिक मतलब जो है स्पीड से फेंक सकते हैं तो क्या होगा? तब तक वो पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। लेकिन जैसे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से कम हो जाएगा उसका गति, तो क्या होगा? पृथ्वी पर गिरने लगेंगे। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, 55 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो 55 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे बोला प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो यहाँ पे क्लोरोफिल से होते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पौधे के हरे भाग को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इसका व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, पौधे के हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है,
चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा CO2 से होता है। पृथ्वी के औसत तापमान, देखिए यहाँ पे पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाले बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग या हरित प्रभाव कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे, इस कारण से जलवायु में परावर्तन होता है, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। आगे देखिए यहाँ पे, ट्राइबेसिक एसिड, यहाँ पे देखिए दोस्तों, ट्राइबेसिक एसिड है। ट्राइबेसिक एसिड क्या हो जाएगा, फॉस्फोरिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉस्फोरिक अम्ल। व्याख्या देख लीजिए, बोल रहा है कि फॉस्फोरिक अम्ल एक अकार्बनिक अम्ल है। इस सूत्र H3PO4 है। ट्राइबेसिक एसिड एक फॉस्फोरिक अम्ल है। जंग लगी हुई वस्तुओं को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में बोला जब धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न करती है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। आगे देख लीजिए, इसका व्याख्या क्या दिया हुआ है, अम्ल और धातुओं की क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हैं। ठीक है। आगे देखिए, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, पानी का उबलना, ये भौतिक परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। बाद बाकी सारे रासायनिक परिवर्तन है। देखिए इसका व्याख्या देख लीजिए, बोला भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सके, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। पानी का जमना, पानी का उबलना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, वही जो पुनः पहले वाले अवस्था में नहीं लाया जा सके उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। साबुन का सह उत्पादक है, क्या है सह उत्पादक, ग्लिसरॉल, ये एक साबुन का सह उत्पादक है। ठीक है, साबुन बनाने की प्रक्रिया के दौरान उत्पाद के रूप में, साबुन का सह उत्पाद के रूप में ग्लिसरॉल का प्रयोग होता है, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ठीक है। आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस क्या है, तो सोडा वाटर बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं हम। इसका व्याख्या यहाँ पे ये देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का प्रयोग सोडा वाटर बनाने के लिए किया जाता है। सोडा वाटर को कार्बोनेट वाटर भी कहा जाता है। सोडा वाटर के क्या कहा जाएगा, कार्बोनेट वाटर भी कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, बोला उत्पाद और खाने के क्रम को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा खाद्य श्रृंखला। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यहाँ पे इसका व्याख्या देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है कि परितंत्र में निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर के जीवों के बीच जो भोजन श्रृंखला होती है वह खाद्य श्रृंखला कहलाती है। उत्पाद और खाने के क्रम में जो खाद्य श्रृंखला कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। 63वां नंबर क्वेश्चन देखिए, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा, जीन हो जाएगा। आगे देखिए इसका ऑप्शन देख लीजिए, बोला कि जीन शब्द का जनक जोहानसन को माना जाता है। यह आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई होती है। जीन के आनुवांशिक गुणों का वहन करते हैं। ठीक है, जीन क्या करते हैं, आनुवांशिक गुणों का वहन करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे, डिऑक्सी जनित रुधिर शरीर से किस में आता है, तो यहाँ पे शरीर से किस में आता है, दाया नीले में आते हैं। आगे देखिए यहाँ पे बोला डिऑक्सी जनित रुधिर रक्त जो है हृदय से दाया नीले कक्ष में पाया जाता है। यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा। 65 नंबर देखिए, यहाँ पे जाइलम का क्या कार्य होता है, तो जाइलम का कार्य हो जाएगा जल का संवहन करना, जल का ढोना। यानी कि जाइलम पौधों में पाए जाने वाले, देखिए यहाँ पे जाइलम पौधों में पाए जाने वाले दो संवहन ऊतक में से एक है। ठीक है, बोला कि दूसरा संवहन ऊतक फ्लोएम होता है। जाइलम के संवहन की प्रमुख भूमिका अदा करता है। ये क्या करता है, रसारोहण की क्रिया जाइलम के द्वारा ही किया जाता है। रसारोहण यानी क्या, पानी को ढोना, मिनरल को ढोना, ये सब होगा। मध्य कर्ण में इनमें से कौन सी हड्डी नहीं होती है, यानी कि कान के बीच में कौन सी हड्डी नहीं होती है, तो यहाँ पे देखिए कान से बीच में मतलब बात करें तो ये इनकस होता है, मेलियस होता है और स्टेपिस होते हैं। ठीक है, और ये हेमेट जो है ये नहीं होते हैं। ठीक है, हेमेट हड्डी कहाँ पे होते हैं, हेमेट हड्डी हथेली में पाए जाते हैं। बोला हेमेट हड्डी में पाए जाने वाली हड्डियाँ है मेलिस, मतलब यहाँ पे मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ये सभी कान की हड्डियाँ हैं। मध्य कान में पाए जाने वाले स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। ठीक है, आगे देखिए 67 नंबर देखिए, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो डिप्थीरिया रोग से गला प्रभावित होता है, इसको आप याद रखिएगा। आगे देख लीजिए इसका मतलब यहाँ पे व्याख्या जो है यहाँ पे लिखा गया है कि डिप्थीरिया रोग के गले को प्रभावित करता है। यह अधिकतर 3 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है। यह कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरियाई जीवाणु से होते हैं। एड्स के बारे में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एड्स रोग अक्षर ए का तात्पर्य क्या होता है। अक्षर ए का तात्पर्य यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्वायर्ड।
ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका व्याख्या क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है एड्स के रोग में अक्षर ए का तात्पर्य एक्वायर्ड, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यह HIV से फैलता है। ये किससे फैलता है? HIV से फैलता है। आगे देख लीजिए यहाँ पे आएंगे 69 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया हो जाएगा आपको यकृत का रोग हो जाएगा। किसका? यकृत का। पीलिया यकृत का अंग का रोग है। ठीक है। रक्त में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से त्वचा का पीला हो जाना, यानी कि जॉन्डिस जिसको बोलते हैं ना, उसी को बोला गया है। जब जॉन्डिस हो जाता है तो बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाता है रक्त में, इससे त्वचा पीला हो जाता है। पीलिया तब होता है जब यकृत लाल रक्त कोशिकाओं का कुशलता से संसाधित नहीं कर सकता है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका रीजनिंग का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे इसका आंसर देखेंगे तो इस रीजनिंग का आंसर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार रीजनिंग का। ठीक है। इसको पूरी तरह से देख लीजिए और इसका देखिए यहाँ पे व्याख्या देख लीजिए। ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे देख लीजिए। आगे देखिए यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे चित्र दिया गया है, उसमें खोजना है, ट्रायंगल खोजना है, त्रिभुज खोजना है। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए इसका व्याख्या हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन सही है, यानी कि 13 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 13 सही होगा। और इसका किस तरह से किया गया है ये देख लीजिए। यहाँ पे 13 इस तरह से होगा। आगे देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है ये, मतलब आपको यहाँ पे अमरूद, आलू और सब्जियां के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे इस वेन डायग्राम को चूज करने के लिए देखिए सबसे पहले अमरूद, आलू और सब्जियां, ये क्या है? ये दोनों क्या है? मतलब सब्जी है। लेकिन अमरूद के बारे में बात करें तो ये क्या है? मतलब ये दोनों सब्जी है। ठीक है। और अमरूद क्या है? फल है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए ये बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए जो अमरूद है और सब्जी है, ये अमरूद मतलब यहाँ पे देखिए अमरूद, आलू सब्जियां है तो आलू सबसे अंदर में हो जाएगा, सब्जी सारे हो जाते हैं, और अमरूद अलग होगा तो अमरूद फल होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पे वही दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए। आगे देखिए यहाँ पे मतलब 73 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। 73 नंबर क्वेश्चन का देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। ये मैथ्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। 74 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन -6 होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। इसका आप देख सकते हैं आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 47/10 हो जाएगा। इसका व्याख्या देख लीजिए, यहाँ पे व्याख्या पूरा दिया गया है। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है मैथ्स का। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। 5% वृद्धि होता है इसमें। ठीक है। अगला देखिए 77 नंबर क्वेश्चन पे हम आ गए। ठीक है। यहाँ पे 77 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए 77 नंबर क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे कि यहाँ पे दिया गया है क्या, और इसका आंसर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे तो 77 नंबर का आप देख लीजिए एक बार, आंसर देख लीजिए। 77 नंबर का आंसर देखेंगे तो यहाँ पे 350 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 350। ठीक है। 77 नंबर का आंसर 350 हो जाएगा। अब यहाँ पे व्याख्या देख सकते हैं आप। 78 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन भी मैथ्स का है। इसका आंसर देखेंगे आप तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 10,000। ठीक है। यहाँ पे इसका विश्लेषण देख सकते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको डी 20 वर्ष। ठीक है। यहाँ पे इसका व्याख्या देख सकते हैं। आगे देखिए मतलब यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है, और इसका यदि मतलब ये डंडा लेख का क्वेश्चन है। ठीक है। DI का। और इसका आंसर आप देखेंगे तो यहाँ पे आंसर देखिए, यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसको बना सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन देख लीजिए। आगे देखिए यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन देखें तो 81 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी नंबर आंसर हो जाएगा, मंगलाचर हो जाएगा। ठीक है। इसका देखिए यहाँ पे बोल क्या रहा है, काव्य के डैश में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है। इसको क्या बोलते हैं? मंगलाचर बोलते हैं। काव्य के मंगलाचर में कवि अपने इष्ट देव की स्तुति करता है ग्रंथ के प्रारंभ में। ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका देखिए ग्रंथ के प्रारंभ में कवि अपने इष्ट देव के को नमस्कार करते हुए स्तुति करना न मतलब नमस्कारात्मक मंगलाचर्य होता है ये। आगे देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी वाक्य में शब्दों के डैश में बहुत सावधानी बरती जानी चाहिए। ये क्या? तो यहाँ पे कौन सा सावधानी बरती जाना चाहिए? प्रयोग में सावधानी बरती जाना चाहिए, यानी कि प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए। किसी वाक्य में शब्दों के प्रयोग में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए होता है। ठीक है। यहाँ पे इस तरह से देखिए। अब देखिए 83 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। इस समय हमारे देश में कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय डैश है। क्या है? तो यहाँ पे ऋण है। ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला गया है कि इस समय हमारे देश में मतलब देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय ऋण होते हैं। आगे देखिए यहाँ पे निर्देश क्या दिया गया है।
यहाँ पे देखिए दोस्तों निर्देश यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और इसका मतलब यहाँ पे आपको समानार्थी शब्द चूज करना है। तो यहाँ पे चलिए निर्देश को पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे देखिए समानार्थी शब्द चूज करते हैं। तो अतुल लिखा गया है, तो अतुल का समानार्थी क्या हो जाएगा? अतुल का हो जाएगा अद्वितीय, ठीक है, दूसरा नहीं। आगे देखिए कल्लोल, कल्लोल लिखा हुआ है, कल्लोल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो कल्लोल का हो जाएगा लहर, ठीक है, लहर हो जाएगा। आगे देखिए फिर से निर्देश दिया गया है और इसको बोला विलोम शब्द छांटने के लिए, बोला कि विलोम शब्द कौन सा है? तो वक्र का विलोम शब्द कौन हो जाएगा? वक्र का हो जाएगा सीधा। वक्र मतलब होता है टेढ़ा और इसका विलोम क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब होता है बढ़का, ठीक है। तो इसका कनिष्ठ मतलब क्या होगा? कनिष्ठ मतलब छोटा होता है। आगे देखिए यहाँ पे सघन लिखा हुआ है, सघन का विलोम क्या हो जाएगा? सघन का आप देखिएगा तो सघन का विलोम क्या हो जाएगा? यहाँ पे सघन का विलोम हो जाएगा विघन। आगे देखिए फिर से यहाँ पे एक इंग्लिश का क्वेश्चन है। यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे द एंटोनेम ऑफ यूनिक इज, एंटोनेम यहाँ पे भी विलोम शब्द पूछा गया लेकिन इंग्लिश में पूछा गया है। तो इसका क्या हो जाएगा? एंटोनेम विलोम। यूनिक का क्या हो जाएगा? यूनिक मतलब होता है क्या कि उससे उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। कॉमन मतलब क्या होता है? सब मतलब कॉमन मतलब समान जैसा, ठीक है। तो यूनिक का क्या हो जाएगा? इसका आंसर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉमन मतलब होता है सामान्य, परफेक्ट मतलब होता है उत्तम, डिलिकेट मतलब होता है नाजुक, असहाय मतलब क्या होता है? शर्माना। इस तरह से यहाँ पे देखिए 90 नंबर देखिए यूज अप्रोप्रिएट आइटम्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा मोनाली सेड डैश टू गेट हर वे आउट विथ हर मदर। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि देखिए मतलब यहाँ पे क्रोकोडाइल टीयर्स यानी कि मतलब मगरमच्छ कितना भी रो ले तो उसको कौन बोलेगा रो रहा है? क्योंकि वो पानी में ही रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे आइटम्स फ्रेज क्या हो जाएगा? क्रोकोडाइल टीयर्स, झूठ मूठ का रोना, यानी कि मगरमच्छ रोते भी है ना तो उसको पता नहीं चलता, किसी को पता नहीं चलेगा। यदि वो पानी में ही रहता है ना तो उसका आंसू थोड़ी निकलेंगे, पानी के साथ मिल जाएंगे। आगे देखिए चूज द वन विच ग्रामेटिकल रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे बोला ग्रामेटिकल कौन सा मिस्टेक है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन में तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ही कैरिड लिटिल मीनू एंड आई की जगह मी होगा यहाँ पे, ठीक है, ऑन हिज शोल्डर, ठीक है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, आई की जगह मी होना चाहिए। इसी तरह से ये गलती हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको सही किया है क्या? मीनू एंड मी यहाँ पे क्या है ना ये सही किया है इस तरह से। यहाँ पे देखिए 92 का देखिए फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। अब यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड वर्ड यहाँ पे हिंड्रेंस इस तरह से लिखा जाता है ना कि इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से। यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे बोला 93 का आगे क्वेश्चन, यहाँ पे बिलो द गिवन सेंटेंस स्प्लिट इंटू 4 पार्ट ए बी सी डी इन विच पार्ट ऑफ यू एरर, ठीक है। बोला यहाँ पे 4 तरीके से दिया गया और कौन पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वेयर डाउनवर्ड इसमें एरर है, बाद बाकी सब में एरर नहीं है। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 94 नंबर क्वेश्चन बोला क्या? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज वन ऑफ विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अब जो मीनिंग क्या दिया है यहाँ पे दिया है मतलब यहाँ पे तवाइन का मीनिंग दिया हुआ है। तवाइन का मतलब बोला है कि यहाँ पे क्या होगा? तवाइन का होगा कपल, मतलब यहाँ पे ट्वाइन का क्या होगा? कपल होगा, ट्वाइन लिखा हुआ तवाइन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन सी है यहाँ पे डिस्कार्डेड मतलब क्या होता है? त्याग किया हुआ। वर्थलेस मतलब बेकार। कपल मतलब क्या होता है? जोड़ा। स्ट्रांग मतलब क्या होता है? मजबूत, ठीक है। इस तरह से देखिए यहाँ पे अगला देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे 94 पे हम 95 पे आ गए। तो 95 में क्या है कि चूज द करेक्ट टेंस, ठीक है। यहाँ पे टेंस क्या है? नैनी डाइड मतलब नैनी डाइड लास्ट वीक सी डैश फ्रॉम कैंसर फॉर सम टाइम सफ़र, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे हो जाएगा हैड बीन सफरिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैड बीन सफरिंग हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्योंकि लास्ट वीक का प्रयोग हुआ है, पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, मतलब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का प्रयोग होगा और इसमें हैड बीन प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं। कार्य भूतकाल से शुरू हुआ है, भूतकाल में खत्म हो गया, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग द गिवन वर्ड। अब क्या है? वर्ड क्या है? वर्थ वर्ड है, ठीक है। तो वर्थ का क्या होगा? वर्थ का होगा यूजलेस। वर्थ मतलब होता है खराब बेकार, यूजलेस मतलब खराब बेकार होता है। वंडरफुल देखिए वंडरफुल का अद्भुत होता है। हार्मलेस का होता है हानिहीन। यूजलेस मतलब होता है बेकार होता है ना, तो यहाँ पे वही हो जाएगा इसका आंसर। अब फैमिलियर का क्या मतलब होता है? परिचित। अब जैसे 97 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से गलत को चुनने के लिए बोला है यहाँ पे, तो गलत यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए कि पुराने संसद में राज्यसभा की 543 सीट थी, नहीं 500 मतलब यहाँ पे बात करें तो 545 मतलब यहाँ पे 243 सीट था। कितना था? राज्यसभा का 243 सीट है ना दोस्तों, ठीक है। राज्यसभा की 243 सीट है मतलब 245 सीट टोटल है, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में कितना है? 243 सीट ही राज्यसभा के हैं।
245 सीट है राज्यसभा का। कितना है? 245 सीट है राज्यसभा में, 245 सीट है यहाँ पे, इस तरह से हो जाएगा। और लोकसभा में कितना है? लोकसभा में 543 सीट है। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर होगा। देखिए टोटल सीट राज्यसभा में क्या है? 250 है, लेकिन अभी जो वर्तमान समय में बात करें 245 सीट पे ही चयन होते हैं राज्यसभा में। ठीक है, जिनमें से मतलब 238 सदस्य मतलब यहाँ पे निर्वाचित होते हैं, 12 सदस्य यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब देखिए 238 और 12 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 245 ही होगा ना। ठीक है, 238 और 12 को जोड़िए 250 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 250 सीट मतलब राज्यसभा में होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब इसको देख लीजिएगा एक बार, आप बुक में देख लीजिएगा क्या है इसका मतलब पूरा डिटेल में क्या बोला गया है। 26 जनवरी 1960 ईस्वी को भारत के संविधान की चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा की सीटों का आवंटन की चर्चा है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि नए संसद के बारे में गलत को छांटिए। तो नए संसद के बारे में गलत को छांटना है, तो गलत का कौन होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा भवन की संयुक्त बैठक में 1080 सीटों हो सकती है, ये यहाँ पे गलत होगा। भवन का संयुक्त बैठक होगा, उसमें कितना सीट हो सकता है? नए संसद के मतलब नए संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 सीटें, राज्यसभा के लिए 384 सीटें नया मौजूदा संसद भवन में एक साथ मिलकर काम करेंगे, तो जिससे संसद को सुचारू रूप से कुशल संचालन संभव होगा। ठीक है, आगे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला कि देश के नए प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन बने हैं। किस देश का प्रधानमंत्री बने हैं? ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, इसका व्याख्या देख लीजिए। इसका व्याख्या है क्रिस्टोफर लक्सन का संबंध नेशनल पार्टी से है, जो न्यूजीलैंड के 38वें प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड के संसद 121 सीट में मतलब 121 सीट, जिसमें से 61 सीट हासिल किया है। कौन सा? नेशनल पार्टी। ठीक है, अब देखिए प्रशांत महासागर के ऑस्ट्रेलिया देश के करीब स्थित मतलब न्यूजीलैंड देश जिसकी राजधानी वेलिंगटन है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, वही ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ये भी आप याद रखिएगा। 100वां क्वेश्चन है जो आज का लास्ट है। किस राज्य के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी मिली है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तेलंगाना हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इसका डिटेल देख लीजिए यहाँ पे। यदि इसका डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भारत सरकार 889.7 करोड़, देखिए यहाँ पे लिखा है 889.7 करोड़ रुपए की लागत से केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है। इस विश्वविद्यालय का नाम सम्मक्का सरका के नाम पर होगा, जो आदिवासी के प्रमुख व्यक्ति हैं, तथा यह कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला भरता है, जो प्रत्येक 2 वर्ष बाद माघ महीना में भरता है। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। यदि आपको सेट अच्छा लगता है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम और मतलब मोटिवेट हो पाए और आपको सेट आप तक पहुंचा पाए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।